Hello everyone. Again, this is Anisha Sheikh and welcome you all on the learning platform of Braintree Infotech. हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे टेंसेस के बारे में. आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको छोटा सा आइडिया दे दूं कि फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखा रही हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, कैसे एक हिंदी के वाक्य को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट किया जाता है का तरीका बता रही हूँ. उसके अलावा एक्चुअल यूजेस कहाँ होते हैं टेंसेस के, कैसे करना है, एग्ज़ाम में क्या तरीका आएगा, वो सब कुछ हम लोग इन इंट्रोडक्शन यानी फाउंडेशन बेस के बाद मैं आपको चीज़ें करवाऊँगी. अभी वाला काम जो हम कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं बनता, बिकॉज एग्ज़ाम में कहीं आपको नहीं पूछते कि आप हिंदी से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है, तो फिलहाल फाउंडेशन है, लेकिन फाउंडेशन को देखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एडवांस को देखना होता है. रीज़न, अगर आपका फाउंडेशन पक्का होगा तो एडवांस तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ईजीली कर लोगे. पिछले कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को. हर टेंस को हिंदी में पहचानने का एक तरीका होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका होता है कि उनमें क्रिया के अंत में ता ते ती किस्म के वर्ड लग के आते हैं, तो आप पहचान जाते हैं कि वो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल के वाक्य हैं. इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए भी कुछ तरीके हैं, तो जिनसे आप उन्हें पहचानोगे. यहाँ पे क्या होगा कि क्रिया के अंत में कौन से वर्ड लग के आते हैं. मैक्सिमम यहाँ पे आपको लग के आता है या, आ, ई, कुछ इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, तो आप समझ जाना कि आप जो भी वाक्य हिंदी में देख रहे हैं वो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट यानी कि भूतकाल अनिश्चित काल का है. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं खाया, पिया, सोया, गया, नाचा, जागा, चला, दौड़ा, इस तरह वाले वाक्य. अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने हर एक वाक्य में कुछ इस तरह का आ वर्ड का इस्तेमाल किया, तो ये सारे काम जो हैं आपने भूतकाल में कर दिए, फिनिश हो चुके हैं. ठीक है, अब इसमें भी पिछले कल के टेंस की तरह वही 5 सेंटेंसेस और उनके पांचों के अलग अलग रूल, लेकिन हम लोग फिलहाल 4 डिस्कस करेंगे. आखिरी वाला 5वां सेंटेंस जो कि डबल इंटरोगेटिव यानी कि WH फैमिली वाला है, वो मैं सबसे आखिर में करवाऊंगी आपको. पहले WH फैमिली सब लिखवाऊंगी, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. पहले बनाते हैं इनके सभी के रूल, उसके बाद एक वाक्य को लेकर कैसे कन्वर्जन होती है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाँ, आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों को रूल्स भी आते होंगे और बहुत सारे बच्चों को कन्वर्जन भी आती होगी, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिनका फाउंडेशन टेंसेस के मामले में खासकर बहुत वीक है, टाइम के मामले में बहुत वीक है, उनके लिए आई थिंक ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है. तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा. रूल नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस. ये आपको बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा कि जब तक हम लोग टेंसेस का चैप्टर पूरा नहीं करेंगे, आपको बार बार ये पॉजिटिव नेगेटिव के रूल्स को अलग अलग स्टडी करना है, ताकि आप आइडेंटिफाई करके कि हिंदी का वाक्य किस टेंस में आया है को पहचान कर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सके इजीली. उसके लिए आपको ये रूल बार बार लिखाए जाते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वाक्य, राइट. हमने डिस्कस किया था कि 5 तरह के वाक्य होते हैं, उनके सबके अपने अपने रूल हैं. तो पॉजिटिव वाक्य का जो आपको रूल बनाना है वो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लाना होगा, उसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, और उसके बाद आप कोई एडिशनल वर्ड्स अगर वाक्य में है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, वो लगाएंगे. पिछले कल के वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमने क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट V1/V5. अब 2 तरह के वर्ब आपने यूज़ किए थे, या तो आपने V1 यूज़ किया था या तो आपने V5 यूज़ किया था. यहाँ आपने देखना है सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई नाउन हो, कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपकी वर्ब सिर्फ एक ही आएगी. कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है. प्रेजेंट में थोड़ा झोल करता है, वहाँ पे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आगे वर्ब कैसी आएगी, लेकिन पास्ट में कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल है. सब्जेक्ट लगा दो और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो. सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा. पहले आगे देखते हैं. इसके बाद सेकंड पे आ जाता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस को जब बनाना है तो हिंदी में आपको वही नहीं वाला वाक्य मिलेगा, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भी हिंदी का वाक्य नहीं
वाक्य नहीं, आई थिंक शब्द कहते हैं, हिंदी का शब्द नहीं आता है तो उस हिंदी के नहीं शब्द की अंग्रेजी की प्लेसमेंट वो अंग्रेजी में नॉट बन के कहाँ आएगा, नंबर 3 पे। जब भी नॉट को आपको सेंटेंस में रखना है अंग्रेजी बनाते हुए तो आप उसको हमेशा नंबर 3 पे रखते हैं, और हिंदी के वाक्य में वो हमेशा क्रिया के पहले आपको मिलती है। एग्जाम्पल के वक्त मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी। रूल देखिए, पहले नेगेटिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट और उसके बाद आपने लगाना है डिड नॉट। इसको आप शॉर्टकट करके डिडंट भी कर सकते हैं, माने आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, ये आपकी चॉइस है। आप क्या चाहते हो, आप कंप्लीट डिड नॉट लिखना चाहते हो या फिर आप डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना के डिडंट लिखना चाहते हो। मैं बता चुकी हूँ पहले आपको कि इनको जब शॉर्टकट करके इन दोनों को मिक्स करके एक बनाएंगे उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। अब ध्यान रखना है, अक्सर यहाँ गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। हमने लगाया सब्जेक्ट डिड और नॉट, देखो ध्यान से देखो, नंबर 1 पे सब्जेक्ट आया, नंबर 2 पे डिड आया और ऑफकोर्स नंबर 3 पे आपका नॉट प्लेस हुआ। अब जो है आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, ध्यान रखना है। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ जाए, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंड फॉर्म से हम लोग फर्स्ट फॉर्म पे स्विच कर गए। तो अगेन मैंने इसका जवाब कल दिया था, पिछले लेक्चर में दिया था कि डिड जो है ये वर्ब खुद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो एक सेंटेंस में दो एक नेचर के वर्ब के फॉर्म नहीं आ सकते, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके सामने आ गई। डिड अपने आप में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हम करेंगे सब्जेक्ट डिड नॉट या फिर डिडंट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर कोई एडिशनल हमारे पास है वाक्य में शब्द बचे हुए तो उसको लिखो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगेन पिछले कल के लेक्चर में देखा था आपने, प्रेजेंट के अंदर क्या क्या होता है, प्रेजेंट में डू नॉट और डज नॉट लगता है, बिकॉज यहाँ सब्जेक्ट की वेरिएशन हो जाती है। मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाना है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको बस एक अकेला डिड नॉट ही लगाना है। काफ़ी आसान सा ये आपके पास वर्ड आ जाता है। एंड देन आपके पास आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटरोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, क्योंकि सवाल कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, हिंदी वाला क्या वाला शब्द आपके सामने आ जाएगा। उस क्या के लिए अंग्रेजी क्या है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट में क्या की अंग्रेजी होती है डिड, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या के लिए मल्टीपल अंग्रेजी होगी अपने अपने टेंस के हिसाब से, तो इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में क्या, जो क्या हिंदी वाला वर्ड है उसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिड। अब क्या करना है, अब क्योंकि आप किसी से सवाल करें तो अब कौन आएगा, अब आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी जिससे सवाल किया जा रहा है उसको आप यहाँ पे ले आओगे। उसके बाद जो सवाल किया जा रहा है वो अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ध्यान रखना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में आती है, इसके अलावा सेकेंड फॉर्म का कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब उसके बाद अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड हैं तो डाल दीजिए और नहीं है तो मत डालिए। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटरोगेटिव भी कहते हैं। अब आता है लास्ट आपके पास नंबर 4 पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आप सवाल भी कर रहे हैं और आप नहीं भी बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सवाल करने के लिए वही आपने सवाल का वाला पोर्शन यानी क्या की अंग्रेजी को डिड को आगे ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने नहीं जो वर्ड है जो कि हमेशा सेंटेंस में नंबर 3 पर आता है उसको आपको लगाना है, आप बोलेंगे नॉट। उसके बाद आपने V1 और ऑब्जेक्ट को रख देना है और ऑफकोर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसके बाद आता है आपके पास नंबर 5 पे सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव। उसका मैं आपको रूल लिखा देती हूँ कि कैसे कैसे बनता है, लेकिन करेंगे कुछ दिन बाद, ताकि तब तक आपको समझा दूँ पूरा कि डबल फैमिली कौन कौन सी होती है अलॉन्ग विद देयर हिंदी वर्जन्स। लेकिन रूल लिख लीजिए आज ही। तो हमारे पास नंबर 5 पे सेंटेंस आ जाएगा डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव के अंदर आपको जो वर्ड्स को कैरी करना है, किस तरह आपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या क्या हिंदी होगी, यहाँ पे आपके पास देखो इंटरोगेटिव भी आ रहा है ये वाला,
ठीक है, माने आपको डिड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डिड से पहले कुछ और आएगा। वो कुछ और क्या? वो कुछ और व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, हुम, हुज में से कोई भी एक शब्द हो सकता है। यानी कि आप जब इसका रूल बनाएंगे तो आप बोलेंगे WH फैमिली। ये मैं बता दूं आपको, फिर से बोल दूं, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि WH फैमिली में कौन कौन आता है कि मैं आपको सबसे आखिर में कंप्लीट लिखाऊंगी। फिलहाल आपने सिर्फ इसका रूल लिखना है, और जिनको आता है उनको वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, WH फैमिली के बाद ये कंप्लीट उठा के रूल अपना नीचे ले जाना है। अगर WH फैमिली डबल इंटरोगेटिव आपका पॉजिटिव नेचर का है तो आपने इसको उठा के सम कंप्लीट नीचे ले आना। आप क्या करेंगे, WH फैमिली, उसके बाद लगा देंगे डिड, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। कभी कभी डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी आ जाता है, तो वही नंबर 3 पे नेगेटिव ले जाओ, यानी कि WH फैमिली डिड एंड ऑफ कोर्स नंबर 3 पे आ गया आपका नॉट, यानी कि डिडंट आप कर देंगे, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे रूल। अब इस रूल के बिहाफ पे बनाते हैं एक वाक्य, और एक वाक्य को कैसे कन्वर्ट करोगे, किस हिंदी के शब्द को कहाँ रखना है, को देखने हैं, उसके हिसाब से हम बनाएंगे इनको। फिलहाल के लिए मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। नहीं तो आप चाहो तो लिख लो, चाहे तो वीडियो को रिपीट करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं आपको इसमें बता देती करके। अब इन्हीं रूल्स के बिहाफ पे एक वाक्य लूँगी और एक वाक्य आपको कन्वर्ट करके बताती हूँ कैसे आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। सपोज हमारे पास वाक्य होगा मैंने अपने दोस्तों के संग, थोड़ा मेरा हिंदी खराब है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ताजमहल देखा है। ओहो, ये तो गलत हो गया, है तो नहीं आएगा, हम तो आज पास्ट कर रहे हैं, तो हम इसको खाली इतना कर देते हैं देखा। और देखा में ऑफ कोर्स आपका अगर ध्यान दे रहे हूँ तो ये वाला वर्ड आ गया है और सेंटेंस आपका पूरा हो गया। माने मैं देख कर आ गया हूँ, अब मैं घर आ गई, एक बात मेरी भूतकाल की हो गई है। सपोज मैंने कभी पिछले साल दिसंबर में देखा रहा होगा, तो मैं आज बता रहा हूँ आपको अप्रैल में आके, अप्रैल तो नहीं, मई में आके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मैंने अपने दोस्तों के संग ताजमहल देखा। ध्यान से देखेंगे पूरे सेंटेंस में ना तो कहीं पे नहीं लिखा है, ना तो कहीं पे क्या लिखा है। माने हमारा सेंटेंस पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। पॉजिटिव नेचर का है तो रूल कहता था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? जिसने काम किया। तो ताजमहल किसने देखा? किसी मैंने, यानी कि मैंने देखा, चलो मान लिया जाए, ठीक है। तो मैं कौन हो गया? ये मैं हो गया आपके पास सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा? मैंने कौन सा काम किया? देखने का। तो काम कौन सा किया मैंने? देखने का। तो ये देखा क्या हो गया मेरे लिए? वर्ब। उसके बाद जो बचा है ना बाकी, अपने दोस्तों के संग ताजमहल, ये सारा मेरा एडिशनल वर्ड है। मैंने देखा, ये मेन 2 वर्ड पहले आ गए। मैंने कौन हुआ? मैं मतलब कौन? आई, ठीक है। आई के बाद क्या? देखा। देखा मतलब वॉच, और वॉच का क्या? सेकंड फॉर्म, तो क्या हुआ? वॉच्ड। आई वॉच्ड। वॉच तो नहीं आएगा, क्या बोल रही हूँ? आई सॉ, ठीक है। आई सॉ व्हाट? अब क्या करना है, मैं बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी कि जैसे ही अपने सब्जेक्ट को पॉजिटिव सेंटेंस में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे ही अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट आप आगे ले आते हो, उसके बाद आपने लास्ट वाले वाक्य से रिवर्स ऑर्डर में आते हुए अपने सेंटेंस को पूरा करना है। तो मैंने हो गया लास्ट वाला शब्द, देखा क्या? ताजमहल। तो ताजमहल क्योंकि एक मोनूमेंट है और हमने आर्टिकल में स्टडी किया था कि मोनूमेंट्स के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने बोल दिया आई सॉ ताजमहल। किसके साथ? दोस्तों के संग, के संग, ठीक है। ये हो गया के संग, ये हो गई आपकी एक प्रीपोजिशन। अलोंग विथ किनके साथ? अपने दोस्तों, अपने दोस्तों, अलोंग विथ माय फ्रेंड्स,
तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप एक हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपने, सब पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले आओ, उसके बाद आप सेंटेंस के आखिरी से शुरू करते हुए रिवर्स ऑर्डर में आगे आना शुरू कर जाओ, कभी भी आपकी अंग्रेजी गलत नहीं बनेगी। अच्छा, अब अगर होता नेगेटिव तो बोला होता मैंने अपने दोस्तों के संग ताजमहल नहीं देखा। मैंने आपसे कहा था हिंदी में नहीं का नॉट यानी कि अंग्रेजी जब बनेगा तो नंबर 3 पे आएगा, लेकिन जब हिंदी होगी तो क्रिया के पहले आएगा, क्रिया के पहले। तो कैसे बनता, लिखा होता मैंने अपने दोस्तों के संग ताजमहल नहीं देखा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, नहीं को आपने नोट को आपने नंबर 3 पे लगाना और सेम तरीके से सब्जेक्ट को आगे रखते हुए रिवर्स ऑर्डर में आगे आना शुरू हो जाना है। आप क्या करोगे, आई, अब की बार क्या लगाना नहीं के लिए, डिड नॉट। ठीक है, अगर होता प्रेजेंट तो लगाते डू नॉट, यहाँ पे क्या है पास्ट, हम लगाएंगे आई डिडंट, मैंने कर दिया कॉन्ट्रैक्शन डिडंट, नॉट आ गया। अब बस जो मैंने पहले किया था वही रिवर्स ऑर्डर में शुरू हो जाओ, आई डिडंट। अब की बार क्या आएगी, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, मैं लगाऊंगी अब की बार फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज हमने कहा था कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। तो आई डिडंट सी क्या, द ताज, किनके साथ, along with my friends। ठीक है जी, तो इस तरह से बन जाता है आपका इंग्लिश। ठीक, इसी तरह से अगर होता क्या मैंने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखा तो आप बोलते डिड आई सी। अब की बार आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप बोलते डिड आई सी द ताज अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स और डिड आई नॉट सी द ताज अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। राइट, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही माइनर चीज़ मैंने आपको सिखाई जो सारे बच्चों को पहले से आती है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि हम ज़रा इतने करेंगे। ऑफकोर्स एडवांस मैं लेके जाऊंगी, आपको थोड़ा फाउंडेशन करवा दूँ, उसके बाद चलते हैं एडवांस के ऊपर भी। और एडवांस में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे आपको फिलअप करने होते हैं और किन किन जगहों में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ टिपिकल टेंसेस ही यूज़ करने होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी सेंटेंस आएगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे ऑफकोर्स अंग्रेजी हो, आप कभी भी वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा तीसरा कोई भी टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कल भी निकला था भूतकाल, कल भी निकलेगा भविष्यकाल, लेकिन आप कल निकला था, चाहे कल निकलेगा, चाहे आज निकला है। आप हमेशा क्या बोलते हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। You never say the sun rose in the east or else you never say the sun will rise in the east। ऐसा आप कभी नहीं कहते। इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है हैबिचुअल फैक्ट। जैसे आप बोलते हैं कि मैं 6 बजे उठता हूँ, आपकी दिनचर्या है, कोई आपको पूछता है कि अपनी दिनचर्या को डिस्कस कीजिए, तो दिनचर्या को डिस्कस करते हुए इंसान हमेशा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करता है। क्यों, मैं 6 बजे उठता हूँ। ऑफकोर्स आप अगर आपकी दिनचर्या है, रूटीन है, तो आप पिछले कल भी 6 बजे ही उठे होंगे, ऑफकोर्स अगले कल भी 6 बजे ही उठेंगे। वो चॉइस आपकी, आप कब उठते हो, लेकिन आप बोलते हो ना कि 6 बजे उठता हूँ, यानी कि आपकी रूटीन है। तो अपनी रूटीन को भी हम लोग जब भी डिफाइन करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। हम कभी नहीं कहते आई वोक अप एट 6 टुडे और एल्स आई विल वेक अप एट 6 टुमारो। अगर ये आपकी रूटीन है, दिनचर्या है कि आप 6 बजे के आसपास ही उठते हैं, तो आप हमेशा उसको बताएंगे कैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हम लोग आगे जाकर सीखेंगे। फिलहाल हम लोग फाउंडेशन सीख रहे हैं। अगर कभी बाय द वे आपको एनकाउंटर हो जाता है कि हिंदी के वाक्य को कन्वर्ट करना है अंग्रेजी में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये उसके लिए मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है जी बच्चों, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, बात को करते हैं कम और आगे बढ़ते हैं और अगला सीखते हैं हम लोग वो टेंस, तो जो कि टेंस एक्चुअली नहीं है, जो कि हमको बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है देखते हैं अब। तो अब की बार हम बात करेंगे आगे
फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। मैंने टेंस के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि फ्यूचर जो है बेसिकली टेंस में नहीं काउंट होता, बिकॉज ये आपको बनाना पड़ता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, फिर जब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया आज, आपने देखा होगा जब मैं सेंटेंस के रूल लिखा रही थी पॉजिटिव में खास तौर पे, मैंने कहा था आपको कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन आप मेन वर्ब लगा देंगे, राइट। लेकिन जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे ना, आपको दो ऑक्सिलरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये आपको बनाना होता है, राइट। तो यहाँ पहले तो देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप कैसे पहचानोगे। पहचान क्या है कि आपको वाक्य के अंत में कुछ ऐसे गा गे गी इस तरह के वर्ड मिल रहे होते हैं, जैसे कि जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, खेलूंगा, दौड़ूंगा, कूदूंगा एंड सो ऑन। पढ़ाई करूंगा भी इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको आपको बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सिलरीज दैट इज कॉल्ड विल एंड शेल, जो आगे जाके दोबारा आप पढ़ेंगे मोडाल्स के अंदर भी, राइट। हमेशा की तरह इसकी वही 5 सेंटेंसेस और पांचों के अपने अपने रूल। फ्यूचर टेंस आप इंडेफिनिट यूज़ करो, फ्यूचर टेंस आप कॉन्टिन्यूअस यूज़ करो, परफेक्ट यूज़ करो, चाहे इस्तेमाल करो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। विल और शेल आपको चारों में ऑक्सिलरी की तरह इजीली मिल जाएंगे। विल और शेल को आपने घुमाना है हर बार, ठीक है। अच्छा, रूल देख लेते हैं इसके भी साथ साथ। सबसे पहले हमारे पास आ गया पॉजिटिव सेंटेंस। आई नो आप लोग रूल देख देख के बोर हो रहे होंगे और आपको लगता है कि वीडियो स्किप करने का मन भी कर रहा होगा। अग्री विद दैट, इससे बच्चा बोर डेफिनेटली होता ही है, लेकिन थोड़ी सी बोर्डम अगर बर्दाश्त कर लोगे ना तो चीज़ें आने वाली और अच्छे से आ जाएंगी, और अगर नहीं आती होंगी तो वो तो आई थिंक आ ही जाएंगी। आज इतना बुरा भी नहीं पढ़ाती, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, मीन रूल देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे। अब मैंने कहा था अब सीधा मेन वर्ब नहीं आएगी, अब आपको ऑक्सिलरी लेके आनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी में कौन आएगा, ऑक्सिलरी में आपका विल और शेल। ये क्या है, ये ऐसा हाइफन लगाया हुआ है, शेल सॉरी स्लैश लगाया हुआ है। अब इसमें लगती है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। पास्ट इंडेफिनिट की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट भी बहुत आसान है समझने के लिए, आसान सारा ये, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट लगाना है, विल और शेल का इस्तेमाल करना है, मेक श्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब कंफ्यूज ना होना कि विल कहाँ लगाना है, शेल का लगाना है, बताती हूँ, थोड़ा सा वेट करो, पहले अगला लिख लो। नेगेटिव सेंटेंस जब हो जाएगा तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको विल और शेल के बाद ऑफ कोर्स नंबर 3 पे नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। विल और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्टकट, अगर मैं विल और नॉट को छोटा बना दूं तो आप उसको, जैसे आपने डू नॉट को डोंट बनाया था, डज नॉट को डजंट बनाया था और डिड नॉट को डिडंट बनाया था, उसी तरह से विल नॉट को हम वोंट कहते हैं, ठीक है जी। तो हाँ ध्यान रखना, विल नॉट का वॉन्ट बनेगा लेकिन शेल नॉट का शॉन्ट नहीं बनेगा। तो ये ना कहना कि शॉन्ट, हाँ वो गलत हो जाएगा, सिर्फ विल नॉट का वॉन्ट बनाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंटरोगेटिव सेंटेंस वही, अब तो आइडिया हो भी गया होगा, जब भी सवाल करना है कुछ नहीं करना, सवाल करते ही ऑक्सिलरी को उठा के आगे ले आओ, सब्जेक्ट को उठा के पीछे ले जाओ। क्या करोगे आप विल और शेल को आगे ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट को लगा दो, उसके बाद ऑफ कोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और लास्ट में लगा दो ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। एंड देन आ गया आपके पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही नंबर 3 पे नॉट लेके जाना है। तो क्या करोगे, शुरुआत में वही विल और शेल लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद नंबर 3 पे नॉट लगा दो, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो और अब लास्ट में लगा दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना कि आप इंटरोगेटिव नेगेटिव को बनाने के लिए सेकंड वे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वो क्या है कि आप विल और नॉट को उठा के पहले एक साथ ले आओ। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे विल नॉट ना लिखकर वॉन्ट लिखना होगा, वॉन्ट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। अब नॉट क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है तो रिपीट नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना और ऑब्जेक्ट लगा देना,
बन गई बात, इतनी सी बात होती है। हाँ, क्वेश्चन मार्क, ऑफ कोर्स मैं भूल जाती हूँ हमेशा, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो शेल वाली फॉर्म यहाँ पर आनी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने बोल दिया कि हम शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गए चारों के चार आपके पास रूल। किस चीज़ के? फ्यूचर इंडेफिनिट के। पहचान गा गे गी। पॉजिटिव सब्जेक्ट विल शेल V1 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट विल शेल नॉट ऑब्जेक्ट, या तो फिर सब्जेक्ट विल नॉट का शॉर्टकट क्या हो गया? वॉन्ट, तो बोलेंगे सब्जेक्ट वॉन्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। अब एग्जाम्पल, उससे पहले विल कहाँ लगाना है, शेल कहाँ लगाना है। शेल जो है, आप जो करंट ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ रहा है हमारे पास, तो शेल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ऑक्सिलरीज की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, खासतौर पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में से ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। तो अगर आप कभी हो जाएगा जैसे कि आपने शेल ने लगाया और विल का इस्तेमाल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नो वरीज, वो भी चल जाता है। आप शेल लगाओ चाहे ना लगाओ, ये अब आपकी चॉइस पे करता है, डिपेंड। अच्छा, शेल लगता कहाँ है अदरवाइज की टाइमिंग में सब्जेक्ट में जो आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई और वी, इसके साथ आप शेल लगाते हो, बाकी सबके साथ आपको विल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आई वी में शेल कहाँ? फ्यूचर इंडेफिनिट, बिकॉज जब आप मोडाल पढ़ेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में फ्यूचर सिंपल जो बोलते हो ना, फ्यूचर सिंपल के अंदर आपने ध्यान रखना है आई और वी के साथ आपको शेल लगाना है। नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, विल लगाओगे चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, अब बनाते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल लिया जाए अब की दफ़ा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, मैं नहीं करते, हम कर देते हैं। ठीक है, हम कल घूमने कहाँ जाएंगे? चलो हम बेंगलोर चल देते हैं। बेंगलोर जाएंगे। इसके बाद हम लोग सिंपल टेंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में। अच्छा चलो सेंटेंस पे आ जाओ। हम कल घूमने बेंगलोर जाएंगे। ओके, हम कल घूमने बेंगलोर जाएंगे, ये हिंदी का वाक्य, हालांकि बिल्कुल भी स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल नहीं है आज के टाइम पे, बिकॉज आजकल तो आप घर से बाहर भी घूम सकते, तो बेंगलोर तो जाना बहुत दूर की बात है। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, ख्वाब में घूम आएंगे, तो ख्वाब में घूम लेते हैं। तो हम कल घूमने बेंगलोर जाएंगे। पहचान के लिए कौन आ गया? गागेगी आपके पास आ गया। इट मीन्स क्या हो गया? सेंटेंस कैसा है? फ्यूचर का इंडेफिनिट। नहीं कहीं नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मतलब सेंटेंस का आपका सिंपल सेंटेंस है। क्या करोगे? कौन जाएगा? हम जाएंगे, मैं और आप लोग मिलके। ठीक है, तो हम कौन हो गए? वी। कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे। अब यहाँ पे सीधा हम लोग जाने की अंग्रेजी गो नहीं लगाएंगे, हम पहले लगाएंगे कोई ऑक्सिलरी बीच में। वी के साथ लगता है शेल, आप विल लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि हम प्रैक्टिकल करें तो हम पूरा करेंगे वी शेल। अभी क्या करेंगे हम? जाना। जाने अंग्रेजी होती है क्या? गो। क्या लगाना है हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी शेल गो टू, कहाँ पे? बैंगलोर। और कब जाएंगे? कल। कल मतलब आने वाला कल, टुमारो। ठीक है जी, तो जैसे ये सब कुछ खत्म होती है, ये कोविड एंड ऑल दैट का सिचुएशन, तो आई होप हम सब लोग मिलके बनाएंगे प्रोग्राम, जितने भी आप लोग, मैं हूँ, और हम लोग कहीं घूम कर आएंगे। चलो अच्छा, ये हो गया। अब अगर हम बोलते हैं हम कल घूमने बेंगलोर नहीं जाएंगे, तो वही क्या करना है आपने? बस वी शैल नॉट गो टू बैंगलोर टुमारो। जैसे ही आपके पास नई वर्ड आएगा, आपने नंबर 3 पे जाके नॉट लगा देना, यानी कि आपने क्या लिखना है? आप लिखेंगे वी shall not go to Bangalore कभी? tomorrow। क्योंकि कल तो जाना पॉसिबल नहीं है ना हम लोगों का, किसी और दिन चलेंगे, तो तब के लिए हमने इसको रिजर्व करके रख दिया। अब अगर लिखा होता क्या हम कल घूमने बेंगलोर जाएंगे, पूछ रही हूँ मैं आपसे कि क्या हम जा रहे हैं कल, पक्का से कुछ कंफर्म कर रहे हो आप मेरे को बात, तो मैं क्या पूछूंगी? मैं बोलूँगी shall we go to Bangalore
टुमारो। यहाँ पे थोड़ा मेरा बोलने का भी तरीका डिफरेंट होगा, बिकॉज मैं आपसे डाउटफुल होकर सवाल पूछ रही हूँ कि भाई क्या हम जा रहे हैं कल, पक्का कन्फर्म बात है इस तरह की। तो क्योंकि ऑफ कोर्स आप बोलेंगे नहीं कोविड चल रहा है हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या हम कल नहीं जा रहे हैं बेंगलोर घूमने, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे शेल वी नॉट। देखो शेल नंबर 1 पे, वी नंबर 2 पे और नॉट नंबर 3 पे। देखो इधर, ठीक है ना, ये देखो सीक्वेंस देखो, बिल्कुल आपका नंबर 3 पे नोट आ जाता है। शेल वी नॉट कहाँ नहीं, क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। गो टू कहाँ नहीं जा रहे हैं, बैंगलोर। कब नहीं जा रहे हैं, अगले कल। ये कौन है टुमारो, ये टुमारो आपका एडवर्ब है। एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊंगी आपको तो आइडिया हो जाएगा, टुमारो टाइम ऑफ एडवर्ब में आ जाता है। तो इस तरह से मैंने चारों सेंटेंस आपके लिए कन्वर्ट कर दिए। रिवाइज करते हैं, हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रब कर देती हूँ, फिर हमने सीखा ऑफ कोर्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हल्का सा मैं आपको छोटा सा एक चार्ट बना के देती हूँ, जिसने मिस कर दिया हो या फिर लिखने का इच्छा हो वो उसको उस तरह से भी लिख सकता है। कैसे, देखो सबसे पहले आपके पास आएगा प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ कर देते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप या तो यूज़ करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यूज़ करते हो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप या तो लगाते हो डू नॉट या तो आप लगाते हो डज नॉट, और इनके साथ आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब V1 कहाँ लगाना है, देखो सब्जेक्ट अगर आपके पास होगा आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपने क्या लगानी है V1। और आपने V5 कहाँ लगाना होता है, अपने सिंगुलर में, यानी कि आपके पास अगर होगा ही, शी, इट या होगा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको लगाना होता है ऑफ कोर्स V5, ठीक है। फिर आपने सीखा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और नेगेटिव के लिए आपको डिड नॉट लगाना है। सब्जेक्ट चाहे आपके पास इनमें से कोई भी आ रहा हो आपको यही लगाना है। फिर आपने सीखा फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन कैसे, इसको करते हैं रिपीट। आप अकेला ही लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा विल और शेल, और साथ में आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव होते ही आप इस्तेमाल करते हो वॉन्ट का या फिर शेल नॉट का, साथ में आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो इतना हमने सीखा। इंडेफिनिट का चार्ट आपके सामने है। उम्मीद है आपको इंडेफिनिट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। थोड़ा आसान है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको कल एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।